अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक बार ऐसा हुआ कि वाजबी साहब को बुखार था। उस रोज़ लॉन्ड्री के आदमी को रसीदों पर दस्तखत कराने अटामिक सेंटर जाना था। दूसरा आदमी इत्तफाक से छुट्टी पर था। अटामिक सेंटर की गाड़ी जाने के लिए तैयार थी। मैंने वाजबी साहब से कहा कि आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चला जाता हूँ। मियाँ बरखुरदार, तुम मेरी जगह वहाँ नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए एक अलग इजाज़तनामा बनवाना पड़ेगा। चुनाचे अगले माह मेरा इजाज़तनामा भी बनवा दिया गया। यह नीले रंग का एक आईडी कार्ड था जिस पर मेरी तस्वीर चिपका थी और अटामिक सेंटर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के दस्तखत और मुहर लगी थी। मेरे मिशन का पहला मरला कामयाब हो गया। इसी महीने जब आखिरी तारीखों को अटामिक सेंटर की वैगन धुलाई लेने आई तो वाजबी साहब कुर्सी पर सुकून से बैठे सिगरेट पी रहे थे। बोले, आज तुम चले जाओ मियाँ, मगर ख्याल रहे कि इधर उधर झांकने या बगैर इजाज़त किसी तरफ जाने की हरगिज़ कोशिश न करना। खातिर जमा रखिए किबला, मुझे तो अपने काम से गर्ज है। यह कहकर मैं वैगन में बैठ गया और अटामिक रिएक्टर की तरफ रवाना हो गया। आईडी कार्ड मैंने अपने गले में लटका लिया था जो मेरी उचकन के बाहर सीने पर झूल रहा था। पहले तो वैगन नारियल के दरख्तों में घिरी हुई एक सड़क पर चलती रही। 10-15 किलोमीटर आगे निकलने के बाद रेतीला इलाका शुरू हो गया। समंदर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। पुख्ता सड़क थी और रास्ते में हमें कोई गाड़ी आती जाती ना मिली। दूर से मुझे एल्युमिनियम का एक बुलबुला सा दिखाई दिया। यह अटामिक रिएक्टर का मखसूस गुंबद था। यह सफ़ेद रंग की 1-2 मंजिला इमारत के ऊपर बना हुआ था। इसके इर्द गिर्द बहुत से दफातर थे। अटामिक सेंटर की खास इमारतों के गिर्द खारदार तारों की ऊंची बाड़ थी। उसके बहर वसी इलाके में देरे की शक्ल में कितनी एक मंजिला कोठियाँ थीं। इस सारे के सारे कम्प्लेक्स को एक और कोई 30 फुट ऊंची खारदार बाड़ की दीवार ने घेरे में ले रखा था। कम्प्लेक्स के बाहर फौज की चौकी थी। मेन गेट बंद था। उसके बाहर 2 गोरखा फौजी स्टेन गने लिए पहरा दे रहे थे। हमारी वैगन गेट पर रुक गई। एक गोरखा सिपाही ड्राइवर के पास आया। ड्राइवर का आईडी कार्ड देखकर गोरखे फौजी ने मेरा कार्ड भी देखा, फिर मेरी शक्ल गौर से देखी और दूसरे सिपाही को इशारा करके केबिन में जाकर फ़ोन पर नंबर मिलाया तो गेट अपने आप खुलना शुरू हो गया। वैगन कम्प्लेक्स में दाखिल हो गई। मैंने एक चीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस कम्प्लेक्स का कोई बुलाक ऐसा नहीं था जिसके बाहर कोई गोरखा सिपाही स्टेन गन लिए पहरे पर ना खड़ा हो। कुछ सफ़ेद लंबे कोट वाले सजदानों को मैंने एक बुलाक से निकलकर दूसरे बुलाक की तरफ जाते देखा। हमारी वैगन अटामिक कम्प्लेक्स के अकाउंट्स ऑफिस के सामने जाकर रुक गई। चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एक काला कलोटा दुबला पतला तामुल था। उसके बालों में सफ़ेदी झलक रही थी और वह माथे पर तिलक लगाए मेज़ पर बैठा काम कर रहा था। मुझे देखकर ड्राइवर से तामुल ज़बान में कुछ पूछा। ड्राइवर ने भी तामुल ज़बान में कोई जवाब दिया। अकाउंट्स ऑफिसर ने ज़रा सा सर हिलाया, मेरा आईडी कार्ड देखा, अपने दस्तखत और दफ्तर की मुहर देखी और अंग्रेज़ी में बोला, तुम लॉन्ड्री वाले का नया आदमी है। यस सर। अकाउंट्स ऑफिसर की मेज़ पर उसके नाम की तख्ती पड़ी थी। स्वामी कृष्णन चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी वहाँ की बड़ी ओम गाथिया ज़ात है। मद्रास और केरला में आपको चिट्ठी ज़ात के बहुत लोग मिलेंगे। मैंने एहतियातन ज़्यादा गुफ्तगू ना की। मिस्टर चिट्ठी ने एक रजिस्टर मेरे आगे कर दिया। मैंने उस पर एक जगह दस्तखत कर दिए। उसने एक खास रजिस्टर दराज में से निकाल कर खोला। मेरे दस्तखत का एक नमूना पहले से वहाँ मौजूद था। मिस्टर चिट्ठी ने मेरे दस्तखतों का मुआवजा किया और चेक निकाल कर मुझे दे दिया। मैंने शुक्रिया अदा किया और दफ्तर से बाहर आ गया। बाहर वैगन मेरे इंतज़ार में थी। उसमें बैठा और वापस शहर आ गया। चेक वाजबी साहब के हवाले किया तो वो बोले, मियाँ बरखुरदार, अब तुम खुद ही जाकर चेक ले आया करो। यह मेरे मिशन की दूसरी कामयाबी थी। मई का महीना शुरू होते ही सख्त गर्मी पड़ने लगी। जून के इख्तिताम पर ज़बरदस्त बारिशें शुरू हो गईं। इस दौरान हर बार मैं ही चेक वसूल करने जाता रहा। मैंने अपनी चिकनी चपेड़ी बातों से अकाउंट्स ऑफिसर मिस्टर चिट्ठी से अच्छी खासी बेतकल्फ़ी पैदा कर ली। एक बार मैं उसके घर उसकी बीवी के लिए सिल्क की साड़ी का तोहफा भी लेकर गया। मिस्टर चिट्ठी शहर की एक पुरानी बिल्डिंग के फ्लैट में अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ रहता था। कलील तनख्वाह में गुजारा मुश्किल से होता था। सिल्क की साड़ी देखकर उसकी काली कलौटी बीवी की बाछें खिल गईं। मिस्टर चिट्ठी पहले तो अपना कीमती तोहफा कबूल करने से इनकार करते रहे। फिर जब मैंने कहा कि मैं ये तोहफा अपनी बड़ी बहन यानी मिसेस चिट्ठी के लिए लाया हूँ तो वो इनकार न कर सके। उसी रोज़ से मैंने उनकी बीवी को बहन कहना शुरू कर दिया। अब मैं हफ्ते में एक आध चक्कर उनके फ्लैट का ज़रूर लगाता। कभी उनकी बीवी के लिए चूड़ियाँ बिंदे वगैरह ले जाता,
میری ان حرکتوں کا لانڈری کے مالک واجبی صاحب کو بس واجبی سا ہی علم تھا۔ اب میں نے اپنے منصوبے کے تیسرے مرحلے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ مسٹر چٹی پر اپنے مسلمان ہونے کا اثر کم کرنے کے لیے میں نے حیدرآباد لباس سر کر کے پتلون قمیض پہننا شروع کر دی تھی، جو کہ جنوبی ہند کے ہندو اور مسلمان نوجوانوں کا عام پہناوا ہے۔ ایک روز میں مٹھائی کا ڈبہ اور مسز چٹی کے لیے ایک خوبصورت چپل لے کر شام کو ان کے فلیٹ پر گیا تو مسٹر چٹی بے حد خوش ہوئے۔ ان کی بیوی نے فوراً کافی بنانا شروع کر دیا۔ اب میں تامل زبان میں تھوڑی بہت گفتگو کر لیتا تھا۔ اپنی تامل زبان کو رواں کرنے کے لیے میں اکثر وہاں اسی زبان میں بات کرتا تھا۔ کافی آئی تو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بڑے افسردہ لہجے میں مسٹر چٹی کو بتایا کہ لانڈری میں واجبی صاحب میرا بڑا خیال رکھتے ہیں، مگر وہاں مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا۔ ملیر کوٹلہ میں میری ایک بیوہ بہن ہے جس کے 4 بچے ہیں۔ ان کی گزر اوقات بھی میرے اوپر ہے، کیونکہ چچا نے ہماری جائیداد میں سے اسے کچھ نہیں دیا۔ میں نے کچھ ایسی اداکاری کی کہ مسٹر چٹی متاثر ہو گیا۔ کہنے لگے میں تمہاری نوکری کا کسی دوسری جگہ بندوبست کرتا ہوں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں BSc ہوں تو وہ اچھل پڑے، یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں تمہیں اپنے اٹامک کمپلیکس میں ہی نوکری دلوا سکتا ہوں، تم ایسا کرو کہ۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو کہا کہ الماری میں سے کاغذ قلم لاؤ۔ انہوں نے مجھ سے انگریزی میں درخواست لکھوائی۔ ایک ہفتے بعد میں ان کے ہاں گیا تو یہ خوشخبری سنی کہ 2-4 دنوں میں میرا کام بن جائے گا۔ اٹامک کمپلیکس میں نوکری حاصل کرنا کوئی خانہ جی کا گھر نہیں تھا۔ بڑی زبردست تحقیقات ہوئی تھیں، لیکن مسٹر چٹی نے ڈائریکٹر اٹامک سینٹر کے سامنے حاضر ہو کر کہا کہ وہ مجھے جانتے ہیں اور میری پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ مسٹر چٹی کی وہاں بہت عزت تھی اور بے حد اثر و رسوخ تھا۔ مجھے اٹامک کمپلیکس میں اسسٹنٹ بوائے کی نوکری مل گئی۔ میری ڈیوٹی اٹامک ریسرچ کے بلاک کے تہ خانے کے ایک ایسے آفس میں لگی جہاں ریسرچ کے نتائج کا اہم ڈیٹا زیروکس کر کے بھابھا اٹامک سینٹر کو تجزیے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مجھے کمپلیکس کے اندر ایک کوارٹر بھی مل گیا جہاں میں دفتر ہی کے ایک ملازم مسٹر راما راؤ کے ساتھ رہنے لگا۔ واجبی صاحب کو جب معلوم ہوا کہ میں اٹامک کمپلیکس میں ملازم ہو گیا ہوں تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ میری ترقی پر انہوں نے میرے حق میں مزید دعا کی۔ میں نے یہاں اپنے منصوبے کے مطابق انتہائی دیانتداری، خاموشی اور ذمہ داری سے کام شروع کر دیا۔ میں وقت پر آفس جاتا، وقت پر واپس آتا، جی لگا کر کام کرتا رہا، کسی سے فالتو بات نہ کرتا، ہر ایک کو ادب سے جھک کر سلام کرتا۔ ریسرچ بلاک کے لوگ میری عزت کرنے لگے۔ اس بلاک کے ڈائریکٹر نے میری دیانتداری اور احساس ذمہ داری سے متاثر ہو کر مجھے ترقی دے کر سیکرٹ بلاک کے ایک اہم آفس میں منتقل کر دیا۔ یہاں بھی میں بڑی جاں فشانی سے کام کرنے لگا۔ یہ دفتر بھی زیر زمین تھا۔ مجھے بہت جلد علم ہو گیا کہ جس کمرے میں کام کرتا ہوں اس کے ساتھ والے کمرے میں فولاد کی 4 الماریاں ہیں جن میں ہائیڈروجن بلاس کے سلسلے میں ایک اہم ترین بلیو پرنٹ کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ الماریاں خاص نمبر ملانے سے کھلتی ہیں۔ اس بلیو پرنٹ کی مدد سے یورینیم افزودہ کر کے ہائیڈروجن بلاس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ میں نے اس بلیو پرنٹ کو ضائع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سیکرٹ روم میں ایک مدراسی ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جس کو 4 الماریوں کے سیکرٹ نمبر یاد تھے۔ بغیر اس کی اجازت کے کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس مدراسی ڈاکٹر کی مدد کے لیے وہاں اس کا ایک اسسٹنٹ موجود رہتا تھا۔ اس اسسٹنٹ کا نام سمراتھن تھا۔ میں نے اس پر اپنی چشم کرم ڈالی۔ لنچ کے وقت کیفیٹیریا میں نے اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، اس سے دوستی شروع کر دی، اس سے فلمی اداکاروں کی باتیں کرتا، اسے ایک قمیض کا تحفہ بھی دے دیا۔ سمراتھن میرا دوست بن گیا۔ اب ہم کیفیٹیریا میں اکٹھے بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز میں صبح اپنے کوارٹر سے آفس آیا تو VTO کی ایک گولی میری جیب میں تھی۔ لنچ بریک ہوا تو میں کیفیٹیریا میں آ گیا۔ سمراتھن میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا ڈبہ اور میں نے اپنا ڈبہ کھولا۔ وہ چاول اور سبزی لایا تھا، میں بھی چاول لایا تھا۔ میرا کوارٹر کا ساتھی راما راؤ بہت اچھا پکا لیتا تھا۔ میں اسے پیسے دے دیتا اور ہم مل کر کھانا کھاتے تھے۔ سمراتھن اور میں تامل میں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ کولر چند قدم کے فاصلے پر دیوار کے اندر لگا ہوا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے میں خالی گلاس لے کر اٹھا اور کولر میں سے ٹھنڈا پانی لے آیا۔ اس دوران میں نے اس میں VTO کی بے رنگ اور تیزی سے حل ہو جانے والی بے ذائقہ گولی ڈال دی تھی۔ میں نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ سمراتھن کی عادت تھی کہ ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتا تھا۔ کھانا ختم ہوا تو اس نے VTO کی گولی والا حل شدہ گلاس اٹھایا اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔
और नतीजे का इंतज़ार करने लगा। नतीजा कैफेटेरिया में ना निकला। सम्राथन अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में आ गया। बमुश्किल कोई 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि सम्राथन के सीक्रेट रूम में से शोर की आवाज़ आई। उसका बॉस मद्रासी डॉक्टर घबराया हुआ बाहर निकला और बोला, सम्राथन का दिमाग खराब हो गया है, उसे संभालो। हम सब कमरे की तरफ लपके। सम्राथन सीक्रेट रूम से बाहर आ गया। वह बुलंद आवाज़ में इंडियन कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ तकरीर कर रहा था। उसी वक्त उसे काबू में कर लिया गया। सिक्योरिटी वाले उसे बाहर ले गए। दफ्तर में चेमगोयां होने लगी कि सम्राथन को अचानक क्या हो गया। किसी ने कहा कि वो शुरू ही से कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ था। कोई बोला, अरे गर्मी उसके दिमाग को चढ़ गई है। बहरहाल सम्राथन को अस्पताल पहुंचा दिया गया और सीक्रेट रूम से उसका काम ख़त्म कर दिया गया। अब उसकी जगह पुर करने का सवाल उठा तो मैंने मिस्टर चिट्टी की खिदमत हासिल की। उनकी सिफारिश पर मेरा रिकॉर्ड देखा गया। मेरा रिकॉर्ड बेहद काबिल एतमाद था। मुझसे कभी कोई भूल चूक नहीं हुई थी। मुझे सम्राथन की जगह सीक्रेट रूम में तैनात कर दिया गया। अब मैंने अपनी खुशी खिलाकी मीठी मीठी बातों और तोहफे की मदद से मद्रासी डॉक्टर गोपालन पर भी अपने नरम दिली इखलाक और शराफत का सिक्का जमा दिया। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा होता था कि एटॉमिक रिएक्टर ब्लॉक से कोई न कोई इंडियन साइंसदान आता। मद्रासी डॉक्टर उसके लिए खुफिया नंबर मिलाकर बारी बारी चारों फौलादी अलमारियाँ खोलता। इंडियन साइंसदान अलमारी में रखे ब्लू प्रिंट के चारों हिस्सों को देखकर अपनी नोटबुक पर कुछ लिखता और चला जाता। मैंने देखा कि सीक्रेट ब्लू प्रिंट की चारों अलमारियों के नंबर मद्रासी डॉक्टर को पूरी तरह याद नहीं है। वो हर बार जेब से चाबी निकाल कर अपनी दराज खोलता, उसके अंदर रखी किसी कॉपी से नंबर पढ़कर अलमारियां खोलता जाता। अब मैंने अपनी अगली स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं ये खुफिया नंबर हासिल करना चाहता था। मैंने अपने गले में पड़े मुकद्दस नक्श को आजमाने के बारे में सोचा। क्यों ना मद्रासी डॉक्टर के दिल पर मुकद्दस नक्श का असर डालकर उससे खुफिया नंबर हासिल कर लूँ और फिर इसी मुकद्दस नक्श के असर से हुक्म दूँ कि वह सब कुछ भूल जाए। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा था। अगर किसी वजह से मद्रासी डॉक्टर पर मुकद्दस नक्श का असर न हुआ और मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे अलमारियों के खुफिया नंबर बताओ, तो मैं मारा गया। इसके बाद मेरा बचाव मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैं 2-3 रोज़ तक इस मसले पर गौर करता रहा। एक रोज़ मैं कैफेटेरिया में अकेला बैठा काफ़ी पी रहा था कि अचानक एक स्कीम मेरे जहन में आ गई। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने केमिस्ट्री पढ़ रखी थी। मैंने एक ऐसा बेज़ायका महलूल सफ़ा इख्तियार किया जिसके चंद कतरे पीने से इंसान निसफ घंटे के लिए बेहोश हो सकता है। इसका तजर्बा मैंने अपने क्वार्टर में एक बिल्ली पर किया। मैंने दूध में उस महलूल को छोटी सी शीशी में डालकर बंद किया, उस पर से उंगलियों के निशान मिटाया और रोई में लिपेट कर अपनी जेब में रखकर दफ्तर आ गया। 4 बजे मैं और मद्रासी डॉक्टर गोपालन काफ़ी पिया करते थे। वहीं कमरे में इलेक्ट्रिक काफ़ी पॉट रखा था, साथ ही 2 मग भी पड़े रहते थे। उस रोज़ मैंने जानबूझकर डॉक्टर गोपालन से कहा कि गुरुजी आज आप अपने हाथ से काफ़ी बनाया। डॉक्टर गोपालन मुस्कुराता हुआ उठा और कोने वाली मेज़ के पास खड़े होकर काफ़ी बनाने लगा। मैं दोनों मग साफ करके ट्रे में रखकर उसके पास ले गया। मैंने डॉक्टर गोपालन के मिल्क में शीशी से चंद कतरे डाल दिए, फिर शुगर पॉट खोलकर पूछा, डॉक्टर गुरुजी चीनी तो आप वही आधा चमचा पिएंगे ना? डॉक्टर गोपालन ने इस बात में सर हिलाया और काफ़ी तैयार करके पहले मेरे मग में फिर अपने मग में डाली और हम अपनी मेज़ पर आकर बैठ गए और काफ़ी पीते हुए बातें शुरू कर दी। शाम 6:30 बजे हम सीक्रेट रूम को लॉक करते थे। अभी 2 घंटे बाकी थे। बातें करते करते डॉक्टर ने ऊँघना शुरू कर दिया और फिर बेहोश हो गया। उसके मिल्क में अभी काफ़ी पड़ी थी। मैंने रुमाल से उसके मग पर लगे हुए अपनी उंगलियों के निशान साफ कर दिए। उसकी जेब से चाबी निकाल कर दराज खोली। कॉपी में से अलमारियों के खुफिया नंबरों की मदद से बारी बारी चारों अलमारियां खोलकर हाइड्रोजन ब्लास्ट के ब्लू प्रिंट निकाल कर मेज़ पर रखे। अलमारियों को उसी तरह बंद करके नंबरों की मदद से ताले लगाए। एक बार फिर रुमाल से अलमारियों पर अपनी उंगलियों के निशान पहुँचे। अपने काफ़ी के मिल्क में बेहोशी के महलूल के चंद कतरे डाले। ब्लू प्रिंट को बाथरूम में ले जाकर आग लगाकर बैतुल खला के सनक में डाल दिया। ब्लू प्रिंट के चारों हिस्से देखते ही देखते जलकर राख हो गया। फिर मैंने सनक की हथी नीचे कर दिया। पानी का पुरशोर रेलाया और ब्लू प्रिंट की राख और बचे कुछ टुकड़ों को बहा कर ले गया। बाथरूम में एयर कंडीशनर का ब्लोअर लगा हुआ था। धुआं तेजी से बाहर निकल गया। अपनी उंगलियों के निशान साफ करके मैंने रुमाल की मदद से मेज़ की दराज बंद करके चाबी बेहोश डॉक्टर गोपालन की जेब में रख दिया। इस सारे काम में कुल 7 मिनट सर्फ हुए थे। अब मैंने अपने मिल्क में से काफ़ी के 2-3 घूंट पिए
और अपने बेहोश होने का इंतज़ार करने लगा। 1.5 मिनट बाद मेरा सर बोझल होने लगा, आंखें अपने आप बंद हो गईं और फिर मुझे कुछ होश न रहा। होश में आया तो दफ्तर का अमला और सिक्योरिटी गार्ड्स हमें होश में लाने की कोशिश करते नजर आए। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, डायरेक्टर रिसर्च और डायरेक्टर जनरल चारों फौलादी अलमारियां खोले तलाशी ले रहे थे। मद्रासी डॉक्टर गोपालन भी होश में आ चुका था। हमारे बयानात लिए गए। डॉक्टर गोपालन ने कहा कि काफ़ी पीते ही उस पर गुनूदगी तारी हो गई और वह बेहोश हो गया। मैंने भी अपने बयान में यही कहा। मगों में बची हुई काफ़ी का तजिया किया गया तो मालूम हुआ कि इसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। अलमारियों में से ब्लू प्रिंट के 4 हिस्से गायब थे। हम दोनों को हेल्थ यूनिट में पहुंचा दिया गया। फ़ौरन एक बोर्ड ने तहकीकात शुरू कर दी। नतीजा वो निकला जिसके लिए मैंने यह सारा मंसूबा तैयार किया था। तहकीकाती अफीसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुश्मन का कोई एजेंट एटॉमिक कम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसने मौका देकर मिस्टर उमर हियाज यानी मुझे और डॉक्टर गोपालन को दवा पिलाकर बेहोश कर दिया और इंतहाई कीमती ब्लू प्रिंट्स निकाल कर फरार हो गया। इस तहकीकाती रिपोर्ट के बाद कम्प्लेक्स में हिफाजती इंतजाम इंतहाई सख्त कर दिए गए। जगह जगह सिक्योरिटी गार्ड्स मुतय्यन हो गए और कम्प्लेक्स में महकमे ने अपने एजेंट छोड़ दिए ताकि उस जासूस का सुराग लगाया जा सके जिसने ब्लू प्रिंट्स चुरा लिए थे। मेरा ख्याल था कि मैंने मुंडा पम्प एटॉमिक रिएक्टर को पाकिस्तान के खिलाफ तैयार किए जाने वाले हाइड्रोजन बम से महरूम कर दिया है, लेकिन बहुत जल्द मालूम हो गया कि मेरा ख्याल गलत है, क्योंकि उसी ब्लू प्रिंट की 2 नकलें भाभा एटॉमिक सेंटर महाराष्ट्र में मौजूद हैं और उनकी 4 कापियाँ बहुत जल्द मुंडा पम्प एटॉमिक कम्प्लेक्स में पहुँचने वाली हैं। अब मैंने इस कम्प्लेक्स को इस धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। इंतजामिया ने मुझे और डॉक्टर गोपालन को सीक्रेट रूम से तब्दील कर दिया। मेरी खिदमत एडमिनिस्ट्रेशन वालों के हवाले कर दी गई। इस दौरान मुझसे काफ़ी पूछगछ की गई थी, मगर मैंने वही बयान दिया जो कि डॉक्टर गोपालन दे चुका था कि हमें कुछ मालूम नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। बस काफ़ी के चंद घोट पीते ही हम बेहोश हो गए। इस वाक़े को 5वां दिन जा रहा था कि मैं अपने ऑफिस में काम में मसरूफ़ था। सहपहर के 5 बज रहे थे। हमें 6 बजे छुट्टी होती थी कि चिपड़ासी ने आकर कहा कि मुझे डायरेक्टर रिसर्च बुलाकर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। मैं समझा कि कोई दफ्तरी काम होगा। शायद मेरी ड्यूटी एक बार फिर सीक्रेट रूम में लगाई जा रही है। एहतियात के तौर पर मैंने अपनी कमीज़ का ऊपर वाला बटन खोल दिया, जिसके बाद मुझे गले में पड़ा हुआ मुकद्दस नक्श नज़र आने लगा। मैं निहायत सुकून से डायरेक्टर के कमरे में दाखिल हुआ ही था कि सामने बैठे हुए एक शनास आदमी को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये तरचनापुली की मिलिट्री इंटेलिजेंस का वही आदमी था जो मुझे अंडरग्राउंड लेबॉर्ट्री में अपने चीफ से मिलवाने ले जाया करता था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और उसके मुंह से बेख्तियार तामुल ज़बान में निकला, तुम। मेरा कुदरती रद्द-ए-अमल वही था जो मैंने किया। दिल में कलमा तजबा पढ़कर मैंने सीने पर लटकते हुए मुकद्दस नक्श पर एक नज़र डाली और फिर उस शख्स की आंखों में आंखें डालकर दिल में दोहराया, तुम मुझे जानते हो, मैं तरचनापुली में तुम्हारा दोस्त था। डायरेक्टर ने एजेंट की तरफ देखकर पूछा, आप इसे जानते हैं क्या? एजेंट के दिल की काया पलट चुकी थी। वो मुकद्दस नक्श के ज़ेर असर था। वो खाली खाली नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए लड़खड़ाती ज़बान में बोला, हाँ मैं इसे जानता हूँ, यह तरचनापुली में मेरा दोस्त था। मैं अभी तक तरचनापुली के एजेंट की आंखों में आंखें डाले हुए था। मैंने एक बार फिर उसे मुखातिब करके दिल में दोहराया, इसके बाद तुम मुझे भूल जाओगे। डायरेक्टर ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि तुम जा सकते हो। मैं कमरे से बाहर निकल आया। यह एक नई मुसीबत आ गई थी। अगरचे वक्ती तौर पर मैंने उसे छुटकारा पा लिया था, लेकिन उससे किसी वक्त भी दोबारा आमना सामना हो सकता था। अब मैं कहाँ कहाँ मुकद्दस नक्श को इस्तेमाल करूँगा। वो कहीं ना कहीं मुझे पहचान लेगा और भांडा फूट जाएगा। दफ्तर बंद होने में अभी 1.25 घंटा बाकी था। मैंने अपने साथ क्लर्क से बात की तो उसने बताया कि तरचनापुली से मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑफिसर यहाँ खसूसी तहकीकात के लिए आया है। मालूम हुआ है कि वो कम्प्लेक्स में किसी जगह ठहरा हुआ है और अभी 1 हफ्ते तक यहाँ रहकर तफ्तीश करेगा। मैं कम्प्लेक्स के रिएक्टर ब्लॉक को भग से उड़ाने का प्लान बना रहा था और इसके लिए कुछ केमिकल्स हासिल करके इंतहाई ताकतवर बम ब्लास्ट के बारे में गौर कर रहा था कि तरचनापुली की ये बला नाज़िल हुई थी। उसे 1 हफ्ता तक यहाँ क़याम करना था। जाहिर है वो हर रोज़ कम्प्लेक्स में आएगा। मैं उसे कहाँ तक छुप सकूँगा? एक बार तो वह मुकद्दस नक्श की वजह से मुझे भुला बैठा था, लेकिन अगर दोबारा उससे आमना सामना हो गया तो वह मुझे फ़ौरन पहचान लेगा। हो सकता है मुझे इतनी मोहलत ही ना मिले कि मैं मुकद्दस नक्श का अमल कर सकूँ। यह सूरत हाल मेरे लिए बेहद तशवीशनाक थी। आखिर मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि इस नई मुसीबत से जितना जल्दी हो सके छुटकारा हासिल करना चाहिए।
میرے پاس کوئی پستول نہیں تھا۔ ایک نہایت خفیہ اور نہایت کارآمد ہتھیار زہریلا سیگار تھا، لیکن وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اسی فکر میں ڈوبا ہوا تھا کہ 6 بج گئے۔ دفتر کے صدر دروازے سے نکلنے کی بجائے میں کبھی دروازے سے گزر کر اپنے کوارٹر کی طرف چلنے لگا۔ کوارٹر میں میرا ساتھی سمراتھن پہلے پہنچ چکا تھا اور چولہے پر کیتلی رکھے کافی کے لیے پانی گرم کر رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، تمہیں ڈائریکٹر نے بلایا تھا؟ سنا ہے ترچنا پولیس سے ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی آیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس نے مجھ سے چند سوال کیے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ یار سمراتھن، یہ ملٹری انٹیلیجنس والا کون سی کوٹھی میں ٹھہرا ہوا ہے یہاں؟ سمراتھن نے کیتلی میں کافی ڈالتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، کچھ معلوم نہیں، مگر تم کیوں پوچھتے ہو؟ ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اچھا، آج کیا پکا رہے ہو؟ میں نے گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ میری آنکھیں سامنے کمرے کی کھلی کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں، جس میں باہر سے ناریل کے درخت کا تنا نظر آ رہا تھا، لیکن اصل میں میرا ذہن ترچنا پولی کے ایجنٹ کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا روم میٹ سمراتھن پیالوں میں کافی انڈلتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آج تو میں بیگن بنوں گا۔ اتنے میں کوارٹر کا دروازہ کھلا اور میرے سامنے ترچنا پولی کا ایجنٹ کھڑا تھا۔ کرنل منی، ہم تمہاری تلاش میں تھے، باہر نکلا، تمہارا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ مجھ پر جیسے بجلی گر گئی۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ نے باہر کھڑے سیکورٹی والوں کو اشارے سے اندر بلایا۔ اس کے بعد 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنی جگہ سے اچھلا اور لمبی ڈائیو لگا کر کھڑکی سے باہر ناریل کے درخت کے پاس ریت پر جا گرا۔ میرے پیچھے کوارٹر میں شور مچ گیا، پستول کے فائر کی آواز بھی گونجی۔ میں ایک طرف بھاگنے لگا۔ میری دائیں جانب کوارٹروں کی قطار تھی، سامنے ریتیلا میدان اور اس کے پیچھے اونچی خاردار باڑ تھی۔ اس باڑ کو میں پھلانگ نہیں سکتا تھا۔ وہ لوگ میرے پیچھے بھاگے آ رہے تھے۔ پستول کے 2 فائر ہوئے، گولیاں میرے سر کے اوپر سے گزر گئیں۔ کسی نے تامل زبان میں چلا کر کہا، رک جاؤ نہیں تو مرے جاؤ گے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں پھنس گیا ہوں، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ سامنے خاردار باڑ آ گئی، میں رک گیا۔ سیکورٹی گارڈ نے مجھے پستول دکھا کر ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا۔ چھٹی کا وقت تھا، کمپلیکس کے ملازم گھروں کو جاتے جاتے رک گئے۔ خاصا ہجوم ہو گیا تھا۔ بہت جلد شور مچ گیا کہ پاکستانی جاسوس پکڑا گیا ہے۔ سیکورٹی گارڈ نے ہاتھ پیچھے باندھ کر مجھے جیب میں بٹھایا اور پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ میرے ساتھ تھا۔ تھانے میں سب سے پہلے میری تلاشی لی گئی۔ میری جیب سے V2 کی 2 بچی ہوئی گولیاں نکلیں، جنہیں میں ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ انہیں ترچنا پولی کے ایجنٹ نے فوراً پہچان لیا اور مجھے گھرتے ہوئے بولا، تو کرنل منی صاحب، آپ نے ہمیں یہاں بھی دھوکہ دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، سب حساب چکا دیا جائے گا۔ سپاہی میرے گلے کا نقش اتارنے لگا تو میں نے تامل زبان میں گڑ گڑا کر کہا کہ یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ ترچنا پولی کے ایجنٹ نے اٹھ کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ میں نے کہا، یہ محض ایک تعویذ ہے، میری ماں نے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ ایجنٹ ہنس کر بولا، اگر اس میں کوئی اثر ہوتا تو تم آج گرفتار نہ ہوتے۔ یہ تعویذ بھی تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ اس نے سپاہی سے کہا کہ اس تعویذ کو رہنے دیا جائے۔ سپاہی نے تعویذ دوبارہ میرے گلے میں ڈال دیا۔ ایجنٹ نے ترچنا پولی ملٹری ہیڈ کوارٹر میں چیف ایجنٹ کو فون کر کے اجازت حاصل کر لی کہ وہ مجھے پولیس کی نگرانی میں ترچنا پولی ہیڈ کوارٹر لے آیا تاکہ مجھ سے مزید پوچھ گچھ کی جا سکے۔ مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ باہر 2 مسلح سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ رات کے 8 بجے مجھے ہتھ کڑی لگا کر جیب میں بٹھایا گیا۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ، پولیس انچارج اور 2 سپاہی بھی ساتھ ہو گیا اور منڈا پمپ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر اسٹیشن ماسٹر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ دونوں سپاہی ریفلیں کاندھوں پر لاد کر میرے سر پر سوار تھے۔ ایک سپاہی کی بیلٹ سے میری ہتھ کڑی کی زنجیر بندھی تھی۔ پولیس انچارج اسٹیشن ماسٹر سے ٹرین کی آمد کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ ترچنا پولی ایجنٹ کسی کو فون کر رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد دھنش کوڑی کی طرف ترچنا پولی جانے والی گاڑی آ گئی۔ مجھے سب سے پچھلے یارڈ کے ڈبے میں بٹھایا گیا۔ دونوں سپاہی، پولیس انچارج اور ترچنا پولی ایجنٹ بھی اسی ڈبے میں میرے آس پاس اور آمنے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ترچنا پولی کا ایجنٹ کہنے لگا، یہ شخص پاکستان کا بڑا ہی خطرناک جاسوس ہے۔ اس نے ہمارے کتنے ہی آدمی اور ملٹری افسروں کو قتل کیا ہے۔ پنجاب اور اتر پردیش میں اس کی گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر ہوا ہے۔ اب ہم سے یہ بچ کر نہیں جا سکتا۔